हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2024 के लिए अब जो है प्रिपरेशन जोरदार स्टार्ट कर दो। अब आपको रेस्ट नहीं लेना है। अब जो है आपको कोई आराम और किसी भी चीज़ की ज़रूरत अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। 14 मार्च को हमारा टारगेट है, समझो 14 मार्च को हमारा एग्ज़ाम है। तो उसी दिन जो है आपको ये एग्ज़ाम को क्रैक करना है किसी भी तरीके से। अब हमारे पास 1 मंथ के आसपास टाइम बचे हुए हैं, अगर प्रॉपर देखा जाए तो 1 मंथ के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी से जो है अब एक कंप्यूटर की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। 2-3 दिन वीडियोस आएंगे, 30 से 40 क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा, और उसमें से क्वेश्चंस तो रहेंगे और उसके ऑप्शंस को भी डिस्कस किया जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चंस है, उसके 4 ऑप्शंस है, तो चारों ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस कंप्यूटर की सीरीज़ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं, ये देखो, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ये 4 ऑप्शन है, 4 का मैंने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशंस भी कर रखा हूँ, और आपको ये भी मिलेगा। और आपको अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कंपाइलिंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, रनिंग क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, तो ये सब एक क्वेश्चन से 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब चीज़ ये जो है मैंने स्टार्ट किया है आज से, और इसके 2-3 पार्ट आएंगे, यूट्यूब पर ही आएंगे। तो ये सब चीज़ आप आराम से देख सकते हो, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है कंप्यूटर सेक्शन में, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए थे। ये सब मैंने इजी भी लिया है, थोड़ा सा टफ भी लूँगा, धीरे लेवल जो है अपग्रेड होगा। अभी इजी वाले ही ज़्यादातर क्वेश्चंस है इसमें। और तो देखो, ये वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, और ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाना, और जो भी डाउट है नीचे कमेंट में भी छोड़ के जाना। और हाँ, 30 डेज़ का चैलेंज ले रहे हो ना, 30 डेज़ का जो हमारे पास मॉक टेस्ट का चैलेंज है, 30 डेज़ मॉक चैलेंज, जिसे हम लोग अभी स्टार्ट किए। आज डे 3 है, अभी तक डाला नहीं हूँ, बस ये वीडियो डालने के बाद मैं अभी मॉक टेस्ट डालने वाला हूँ। रात तक वो मॉक टेस्ट आ जाएगा। तो क्या है, आज डे 3 है। आई होप आप लोगों ने वो 2 मॉक टेस्ट दिए होंगे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस मॉक टेस्ट से भी बहुत चीज़ आपको जो है सीखने को मिलने वाली है। तो मॉक टेस्ट जरूर से ज़रूर देना दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, जा करके आप एक बार ज़रूर से देख सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो हमारे इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैसेज कर सकते हो, नहीं लगेगा कॉल तो ये चीज़ करो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पेन का कलर चेंज करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर कोड है, जैसा कि कोड, सॉफ्टवेयर कोड किसे आप बोल सकते हो, जैसे कि कोई हम लोग का सिलेबस में सी है, तो मान लेते हैं कि सी का कोई प्रोग्राम है, ये कोड है हमारा, ठीक है, हैश इंक्लूड प्रोग्राम तो आता ही होगा। इस तरीके से अगर ये आपको अगर एलियन वाला वर्ड नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग आगे जा कर के पढ़ने वाले हो ही। बस इतना जान लो कि ये हमारा जो अभी कोड इस तरीके से लिखते हैं सी लैंग्वेज में। और फिर हमारा इंट मेन, एक हम लोग छोटा सा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। फिर आपको प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस कॉमा के अंदर कुछ भी, जैसे आउटपुट वाले भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो मैं अभी वो भी बता देता हूँ। और रिटर्न लिखो, रिटर्न 0, इंट लगाएं इसलिए रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। प्रिंट एफ से ये स्टेटमेंट जो कुछ भी लिखोगे तो हमें कंसोल विंडो पे प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखोगे एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा अभी प्रोग्रामिंग सिखाने का मतलब नहीं है, हमारा बस इतना कहने का मतलब है अभी कि ये हमारा ये कोड है, ठीक है। इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर कोड बोलते हैं। तो इसमें मान लो कि ये सही कोड है कि गलत कोड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरा सही है, या फिर हम लोग और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो ये हमारा कोड हो गया, ये हाई लेवल कोड है। फिर तो ये कंपाइलिंग क्या होता है, टेस्टिंग क्या होता है, रनिंग क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, वो डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स, मतलब कि मान लो कि इसमें कुछ गलती है, तो इसमें जो गलती है उसको इन चारों में से किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो ये 4 में से कोई एक ऑप्शन है, उसमें यही तरीका लगाते हैं। या वो डिबगिंग हो सकता है, या फिर रनिंग हो सकता है, या फिर टेस्टिंग हो सकता है, या फिर कंपाइल हो सकता है। तो इस तरीके से जो हम लोग इस कोड में हम लोग फाइंड करते हैं एरर फाइंड करते हैं। तो इन चारों में से कौन सा वो वेज है, वही क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, कंपाइलिंग समझते क्या होता है। कंपाइलिंग ये होता है कि मान लीजिए कि ये कोड है, ये हम लोग लिखे, ये मशीन, ये हमारा ह्यूमन लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो इसे, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। तो ये हमारा ये हम लोग लिखे, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको मशीन तो ऐसे समझेगा नहीं, कंप्यूटर तो इसे समझेगा नहीं। कंप्यूटर तो इसे सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, और उसे कुछ समझ में आता नहीं है, क्या है नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो ये पूरा कोड जो है बाइनरी में चेंज होगा। वो सब काम कैसे होता है, वो सब चेंजेस होगा। वो क्या होता है, वो कंपाइल करता है। कंपाइल जो क्या करता है, वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल कर देता है। उसमें क्या क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या कहाँ सुधार करनी है, वो आप लोग देख सकते हो। पूरा एक बार में ही वो चेंज कर देता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे कंपाइलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे
पे हम लोग का यहाँ पे दिया भी गया है, देखो कंपाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड मतलब कि ये सोर्स कोड यही है सोर्स कोड, ठीक है, ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड रिटन बाय ए प्रोग्रामर, मतलब कि जो हमने लिखा भी वो प्रिंट हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा प्रोग्रामर इनटू मशीन कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड दैट इनटू मशीन कोड, मतलब कि जो ये हमारा सोर्स कोड है रिटन बाय ए प्रोग्रामर इनटू ए मशीन कोड में जो है वो कन्वर्ट करता है। दैट कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट, मतलब कि मशीन जो है समझेगा और फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारा काम कौन करता है, हमारा कंपाइलिंग करता है। तो इट इज चेक फॉर सिंटैक्स एरर एंड जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब कि ये हमारा जो है वो एक्सटेंशन में कन्वर्ट करेगा कंपाइल और फिर जो है रन करने का काम आएगा, फिर एग्जीक्यूट करने का काम आएगा। हाउएवर इट डज नॉट स्पेशली फोकस ऑन फाइंडिंग लॉजिकल एरर इन द कोड, मतलब कि हम लोगों ने लॉजिक लगाया हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जैसे सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम है तो वो लॉजिकल ये सब में वो दिमाग नहीं लगाता, बस इसमें क्या गलती है क्या क्या वो फाइंड कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग सेमी कॉलन दिए ये सही है कि नहीं है, करली ब्रेसेस दिए ये यहाँ पे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बस ये सिंटैक्स एरर फाइंड करता है और फिर वो आपको कंपाइल कर देता है पूरे प्रोग्राम को। और टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग हमारा ये देखेगा कि प्रोग्राम सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे गलती है क्या है नहीं है। तो टेस्टिंग देखो, टेस्टिंग इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम और सिस्टम टू आइडेंटिफाई बग्स और एरर, कहाँ कहाँ गलतियाँ है वो हमारा टेस्टिंग में, जब टेस्टिंग का एक जॉब पोस्ट भी होता है तो टेस्टिंग वही प्रोग्राम आपको पूरा दिया हुआ है, आप इसमें से बग फाइंड करो कि कहाँ पे क्या गलती है क्या सुधार सकते हैं, बस ये आप लोग फाइंड कर सकते हो। इट इज़ ए ब्रॉडर टर्म। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग इंक्लूडिंग यूनिट टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये टाइप्स है टेस्टिंग के। तो टेस्टिंग एम टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर बिहेव्स एक्सपेक्टेड एंड मीट्स स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि टेस्टिंग का काम इतना है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है वो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया है तो ये कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इतना काम करता है वो टेस्टिंग। और रनिंग क्या है, रनिंग भी सेम तरीके से होता है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो सही तरीके से रन करना है कि नहीं कर रहा है, हेलो वर्ल्ड वो प्रोग्राम हमारा प्रिंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो काम कौन करता है, रनिंग। रनिंग रिफर्स टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इट इन्वॉल्व्स एक्चुअली यूजिंग एप्लीकेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जिस टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमारा रनिंग में चेक होता है। वाइल रनिंग अ प्रोग्राम में हेल्प अनकवर सम एरर्स, इट इज़ नॉट डेडिकेटेड प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग फिक्सिंग एरर इन द कोड, मतलब कि इसमें एरर से उतना मतलब होता नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं है वो ज़्यादा ये फोकस करता है। लास्ट में होता है हमारा डीबगिंग। डीबगिंग इज द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स, मतलब कि डीबग कोड, जैसे आप लोग देखोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देखोगे वो डीबग करते हैं, कोड को डीबग करते हैं, मतलब कोड रहता है उनके पास और फिर वो कहाँ कहाँ फाइंड एरर हो रहा है क्या हो रहा है, एज जस्ट लाइक अ टेस्टिंग, जो टेस्ट कर रहे हैं कोड को वो मशीन में जा करके और डीबग में वहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है, फिर बग्स में यानी कि एरर वो फिर आपको सुधार के करके देते हैं। तो इन द सॉफ्टवेयर कोड इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द टूल कोड आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ इशू, मतलब जो हम लोग एक एक लाइन कोड लिखें वो चेक करते हैं सही है क्या, कौन सा क्या चीज़ गलत हो रहा है वहाँ पे, एंड मेकिंग करेक्शन टू एलिमिनेट एरर्स, और जस्ट वहीं पे जो है आपका सही करके वो दे देते। डीबगिंग का काम वही होता है। इट इज़ अ एसेंशियल स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस टू इंश्योर दैट द कोड फंक्शन करेक्टली एंड मीट्स इंटेंडेड रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि डीबगिंग का ही काम मेनली होता है, फाइंड भी करता है एरर को और फिर सॉल्व भी करता है वहीं पे। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा फाइंडिंग एरर्स इन द सॉफ्टवेयर कोड वो डीबगिंग मतलब कोड को फाइंड भी करना, एरर को सॉल्व भी करना और फिर जो है वो सही, मान लीजिए कि ये कोड को हम लोगों ने क्या बनाया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए बनाया, तो क्या वो काम कर रहा है कि नहीं कि सही कर रहा है। तो बस इतना सा काम होता है, क्या होता है, डीबगिंग का। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डीबगिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। द कोड ऑफ अ वेब पेज इज रिटन यूजिंग, जो हम लोग एक मान लीजिए कि ये वेबसाइट है, जहाँ हमारा mcgyan.in वेबसाइट पे चले जाओ तो वो पेज है, ठीक है, वो एक वेबसाइट का पेज है, तो उसको बनाने में क्या क्या यूज़ हुआ है, कौन सा, द कोड ऑफ वेब पेज इज रिटन यूजिंग, मतलब किस लैंग्वेज में बनाया गया, क्या वो 5th जनरेशन लैंग्वेज में या WinZip में या फिर पेरिफेरल में या फिर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML में। तो जो हमारा 5th जनरेशन होता है, 5th जनरेशन अब ये AI वगैरह ये सब के लिए काम आता है। तो यहाँ पे देखो इसका भी मैंने रखा है, 5th जनरेशन लैंग्वेज आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक्स, दे आर नॉट टिपिकली यूज फॉर राइटिंग वेब पेज, मतलब वेब पेज के लिए काम नहीं आता, ये हाई लेवल लैंग्वेज है और ये आर्टिफिशियल वगैरह जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है उसमें काम आता है। विनजिप क्या है, विनजिप एक फाइल होता है, उसको डिकम्प्रेस या फिर कंप्रेशन के लिए काम आता है, कंप्रेसिंग और डिकम्प्रेसिंग के लिए, मान लो बड़ा फाइल है उसको हमको कंप्रेस करना है, छोटा बनाना है, तो जो है विनजिप फाइल में होता है,
मान लीजिए कि आप लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएं, कोड बनाएं, तो बहुत बड़ा फाइल बन जाता है, तो उसको जिप फाइल में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, फिर उससे हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग कोड फॉर वेब पेज, मतलब इट इज़ नॉट, ये कोड के लिए काम नहीं होता, ये कंप्रेस और डिकम्प्रेस के लिए काम होता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? पेरिफेरल डिवाइस प्रिंटर्स, कीबोर्ड और माइक, ये सब पेरिफेरल डिवाइस होता है, वो तो होता नहीं। तो हमारा जो वेब पेज बनता है वो बनता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बेस पे, जावास्क्रिप्ट के बेसिस पे। मतलब कि मेनली काम होता है HTML, ये तो आपका डिज़ाइन के लिए काम आता है और जावास्क्रिप्ट जान लाने के लिए काम करता है। मतलब HTML में पेज, हम लोगों ने ये कोई पेज बनाया तो ये पेज जो डिज़ाइन होगा वो हमारा सिर्फ HTML के कोड से बन जाएगा, एक ब्लैंक पेज, ठीक है। HTML के कोड से ये पेज बन गया, फिर इसमें कुछ डिज़ाइन डालो, फिर एक बटन डालो, बटन क्लिक करने पर क्या काम आएगा, वो जावास्क्रिप्ट का काम आता है। और CSS का काम होता है इसमें डिज़ाइन डालना, और इस जावास्क्रिप्ट का काम होता है उसमें जान डालना। डिज़ाइन और जान अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ये इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी प्रोग्रामिंग वाज क्रिएटेड एट डेनिस रिची। डेनिस रिची ने कौन से लैब में जो है सी प्रोग्रामिंग को क्रिएट किया था? तो हमारा ये तो बच्चे जानता है, AT&T बेल लेबोरेटरी, ठीक है, ये था। फिर ये आगे एक फंक्शन का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, जब आप फंक्शन पढ़ोगे इसका क्वेश्चन आंसर याद रखना। STD बैड एलॉक एक्सेप्शन थ्रो, ये जो एलॉक फंक्शन ये एक्सेप्शन कब थ्रो करता है? तो एक्सेप्शन थ्रो करता है व्हेन अ न्यू ऑपरेटर कैनॉट एलोकेट मेमोरी, मतलब न्यू ऑपरेटर जो मेमोरी है उसमें न्यू ऑपरेटर जो एलोकेट नहीं कर पाता, तो ये एक्सेप्शन थ्रो, मतलब कि एरर बग जो होता है, एरर देता है। तो एक्सेप्शन व्हेन न्यू ऑपरेटर कैनॉट एलोकेट मेमोरी, ठीक है। तो ये याद रखना, जब फंक्शन पढ़ोगे तो उस टाइम और अच्छे से आपको क्लियर वहाँ पे होते हुए दिखेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप? फंडामेंटल डेटा टाइप क्या क्या होता है? फंडामेंटल डेटा टाइप जो पहले से बना बनाया डेटा टाइप है, हम लोग उससे कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो पहले से डिजाइन, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, फिर और बहुत सारे डबल, बुलियन, ये सब। और नॉन प्रिमिटिव एरे, स्ट्रिंग, ये सब जो है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो फंडामेंटल डेटा टाइप उसी को बोलते हैं। फंडामेंटल डेटा टाइप हमारा फ्लोट हो गया, फिर इंट हो गया, वेर कैर हो गया। तो इसमें से क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप, मतलब ये स्ट्रिंग को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग को बना सकते हैं हम लोग डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर str नाम दे दो स्ट्रिंग का, कुछ भी मान लो कि ये कुछ भी नाम दे दो, और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, तो हम लोग बना सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर हमारा होता है एक यूज़र डिफाइंड वर्ड है, मतलब हम लोग जो बनाते हैं, जैसे हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं, एरे को बनाते हैं, स्ट्रिंग को बनाते हैं, तो ये सब क्या है? ये एक यूज़र डिफाइंड, ये क्या है? ये एक आइडेंटिफायर है जिसे हम लोग खुद क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो आइडेंटिफायर क्रिएट करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं। आप कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते, जो 32 कीवर्ड्स है, इफ एल्स वगैरह, वो सब यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर के नाम को। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन बनाए, फंक्शन का नेम फिर डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफायर, इसको हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स है, यहाँ पे आप कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हो, हमेशा जो है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, हमेशा नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, जैसे 0 राहुल नहीं होगा, राहुल होगा, अंडरस्कोर दे सकते हैं, मतलब कुछ रूल्स होता है। तो ये आप नेट पे भी जा करके पढ़ सकते हो इतना, आइडेंटिफायर्स के क्या क्या रूल्स हैं। हमारे पास क्या बोला गया? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है, तो ये पॉसिबल लेंथ जो है वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे। तो हमारा जो आंसी सी है, हमारा क्या है? आंसी सी अमेरिकन स्टैंडर्ड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इनकी तरफ से जो इनका जो मैक्सिमम लेंथ है वो 31 कैरेक्टर्स है। कमेंट में ये मत बोलना कि गलत है, ये डिपेंडेंट करता है, कहीं कहीं आपको 63 भी होगा, कहीं कहीं कि इसमें नन ऑफ द मेंशन भी है, तो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। तो हम आंसर सी के अकॉर्डिंग जो हम बता रहे 31 कैरेक्टर है। आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि इसका जो करेक्ट है वो क्या है, लेकिन आंसर सी के अकॉर्डिंग जो है वो 31 कैरेक्टर है। तो ये गलत नहीं है, ये भी सही है, गलत नहीं है। आंसर सी के अकॉर्डिंग 31 कैरेक्टर जो है इसका मैक्सिमम लेंथ बोलते हैं, ठीक है। और एक बार और आइडेंटिफायर्स के बारे में और डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम लोग फंक्शन से डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते हैं ना, इंट ए, इंट एक्स, ये सब जो डिफाइन करते हैं ये हमारा आइडेंटिफायर ही है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जो आंसर सी के अकॉर्डिंग है वो 31 कैरेक्टर्स जो है मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ होता है आइडेंटिफायर का। गलत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कमेंट में भर मत देना कि भैया ये गलत है, गलत नहीं है, सही है। और इसके बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वो अलग अलग इसका मैक्सिमम लेंथ है, ठीक है। तो वो इस क्वेश्चन को देख लेना, और यहाँ पे ये गलत नहीं है 31। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव
यूनिक आईपी एड्रेस, मतलब हर एक कंप्यूटर जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा उसका एक अलग आईपी एड्रेस होता है। कंप्यूटर का, इवन आप फ़ोन का भी सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी अगर आपका फ़ोन खो गया तो जो हमारे पुलिस वाले हैं वो आईपी एड्रेस के हेल्प से ही हमारे फ़ोन को रिकवर करते हैं, या फिर जो है क्या बोलते हैं उसे, कंप्यूटर को रिकवर करते हैं। तो जितने भी कंप्यूटर हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक अलग जो है हमारा आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। इंटरनेट यूजेस क्या होता है? इंटरनेट यूजेस एज अ पैकेट स्विचिंग। जब भी इंटरनेट का काम होता है, एक छोटे छोटे में डेटा जो है एक पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो है आपका इंटरनेट पास होता है। तो यहाँ पे देखो, देख लेना, इसे अच्छे से पढ़ लेना। पैकेट स्विचिंग देखो क्या होता है। पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड यूज्ड बाय द इंटरनेट टू ट्रांसमिट डाटा फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स। जो पैकेट स्विचिंग है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को ट्रांसफर करता है। कैसे काम करता है? डेटा इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैकेट्स, मतलब मान लो कि ये डेटा है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बिफोर ट्रांसमिशन, मतलब कि ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह जाने से पहले छोटे छोटे पैकेट में ये हमारा जो है क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ईच पैकेट्स कंटेन अ पोर्शन ऑफ द ओरिजिनल डाटा अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन, मतलब ये छोटे छोटे पैकेट्स में इसमें ओरिजिनल डेटा जो है स्टोर होते हैं। ठीक है, स्टोर होते हैं, और फिर हमारा क्या होता है, अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन सच एज सोर्सेज, डेस्टिनेशन, एड्रेस, इससे कहाँ जाना है, क्या काम करना है, किसको बताना है, तो ये सब जो डेटा इन्फॉर्मेशन है सब इस छोटे छोटे पैकेट में जो है वो स्टोर होते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होते हैं। दिस पैकेट्स आर द सेंट इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क एंड मे टेक डिफरेंट रूट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। किसी को पता नहीं होता है कि इसमें क्या डेटा है, क्या सोर्स है, क्या यूज हुआ है, ये हमेशा अपने अपने अलग अलग तरीके से जाते हैं, और जहाँ पे इन्हें पहुँचना होता है वहाँ पे फिर पहुँचते हैं, और जिसे जानकारी मिलनी होती है बस उसे ही मिलती है। मतलब बीच में ये डिस्क्रिप्टेड या फिर यहाँ पे कोई भी डेटा ऐसा नहीं है कि मान लो कि ये छोटा सा पैकेट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ पे कोई खोल के देख लेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बीच में आप खोल के देख नहीं सकते हो, बस यहीं पे आपको पहुँचेगा डेस्टिनेशन पे, तभी आप इसे देख सकते हो। एडवांटेजेस क्या है? एफिशिएंट यूज नेटवर्क रिसोर्सेज, रोबस्टनेस अगेंस्ट नेटवर्क फेलियर्स एंड द एबिलिटी टू हैंडल वेरिंग डेटा रेट्स। तो ये इसका एडवांटेजेस है, ये सब देख लेना। ठीक है, पढ़ लेना इतना, इसे पढ़ करके सर्किट स्विचिंग क्या होता है, टेलीफोनिक स्विचिंग क्या होता है, टेलेक्स स्विचिंग क्या होता है, जो है हमारा डॉट बैच का वो है, उसमें पीडीएफ में मैं ये डाल दूंगा, आप अच्छे से इसे पढ़ लेना। बहुत सारी चीज़ें, आपका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से। तो जाओ, डॉट बैच को अभी तक आपने नहीं देखा तो जाओ जल्दी से, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, एक बार जा करके जरूर विजिट करो। मॉक टेस्ट का चैलेंज भी हमारे पास वहाँ चल रहा है, तो मॉक टेस्ट जरूर देना ही देना है आप लोगों को। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई का बूम चल रहा है अभी, चैट जीपीटी हो गया, जितने सारे एआई है सब तो अभी उसी से चल रहे। तो क्या है, तो इसका आंसर है अ फील्ड दैट एम्स टू डेवलप इंटेलिजेंट मशीन। मशीन को जो है, इनका काम है मशीन, सारा काम जो है मशीन ही कर दे, उनको इंटेलिजेंट बना रहा है एआई। तो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी चीज़ भी होने वाली है और बहुत ख़राब चीज़ें भी होने वाली है, सारा काम जो है वो लोग कर रहे हैं। हाउ कैन वी इनिशलाइज एन एरे? एरे को कैसे इनिशलाइज करते हैं सी लैंग्वेज में? सिंपल सी बात है भैया, एरे को कैसे इनिशलाइज करते हैं? इंट डाल देते हैं और हमारा एरे का नाम डाल देते हैं, फिर साइज डाल देते हैं, साइज डाल के और फिर हमारा कुछ भी यहाँ पे एरे डिफाइन कर लो, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एरे का इनिशलाइज हो गया हमारा इस तरीके से। एरे का साइज टू साइज, यहाँ पे साइज डिफाइन करो या नहीं करो कोई बात नहीं, ये हमारा करेक्ट है थर्ड वाला। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, और आने वाले टाइम पे अभी और आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के आने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। थोड़ी सी लंबी हो जाती है वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन देखना और प्यार देना भैया। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मॉक टेस्ट को जाकर के जरूर चेकआउट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, एक बार जाओ। तो क्या बोल रहा है, इन अ टैब यू फाइंड ऑटो सम बटन। ऑटो सम बटन, मान लीजिए कि हम लोग जोड़ते हैं कोई भी चीज़, 2, 5, 6 या फिर कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इसको हमको एक स्टेटमेंट में करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, प्लस बटन कीबोर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑटो सम बटन आप कहाँ पे फाइंड करते हो? तो ऑटो सम बटन इसका मतलब है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में, जैसा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डायरेक्टली वहीं पे ये पॉइंट कर रहा है क्वेश्चन। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट
सॉफ्ट एक्सेल हो गया, गूगल शीट्स हो गया। तो इसमें जब भी डेटा को एंट्री किया जाता है तो उसमें एक ऑटो सम बटन करके वहाँ पे दिखता है। जैसे ही आप पूरा डेटा करोगे, अगर सम करना है सबका, तो ऑटो सम बटन दबाओगे तो वहाँ पे हो जाएगा। तो वो बटन कहाँ पे दिखता है? तो जैसे हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, या फिर कोई फॉर्मूला हो गया, तो हमारा फॉर्मूला कहाँ दिखता है? सिंपल सी बात है, ना फॉर्मेटिंग टैब में दिखेगा, ना स्टैंडर्ड टैब में दिखेगा, ना क्लिपबोर्ड टैब में दिखेगा। सिर्फ हमारा क्या दिखेगा? हमारा फॉर्मूलाज टैब में दिखेगा। क्वेश्चंस का मतलब है कि ये ऑटो सम जो है वो कहाँ पे शो होगा? तो ऑटो सम हमारा स्प्रेडशीट में होता है, मतलब कि कोई भी डेटा को एंट्री करते हैं उसको सम करने की जो काम में आता है, तो एक्सेल या फिर गूगल स्प्रेडशीट में। तो यहाँ पे जो ऑटो सम का बटन है वो हमारा किसमें होगा? वो हमारा होगा फॉर्मूला टैब में। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। मतलब जो ये हमारा टर्म है, प्लॉटर है, स्लाइड प्रेजेंटेशन है, बुकमार्क है, पाई चार्ट है, तो ये जो क्या ये इंटरनेट से रिलेटेड कौन सा है? एसोसिएटेड मतलब इंटरनेट से रिलेटेड क्या है? तो प्लॉटर क्या होता है? प्लॉटर होता है एक प्रिंटिंग करने का एक मोटा मोटा, आप सीधा सीधे जान लो, प्रिंटिंग जैसा काम आता है, वो होता है प्लॉटर। स्लाइड प्रेजेंटेशन मतलब जो पीपीटी आप लोग करते हो या फिर गूगल स्लाइड हो गया, या फिर ये पावर पॉइंट पीपीटी जो हम लोग बनाते हैं उसको प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर हमारा बुकमार्क, ये फिर पाई चार्ट हो गया, ग्राफिकल जो है शो करने का तरीका है, ग्राफिकल। तो एक डिटेल में हम लोगों ने इसका लिखा है, डिटेल में ये देखो। प्लॉटर क्या है? जैसा कि मैंने बताया, प्लॉटर इज ए डिवाइस यूज्ड इन द फील्ड ऑफ अ कंप्यूटर एडेड डिजाइन फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के काम में आता है। इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। मतलब प्लॉटर जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट से काम नहीं करता है, वो डायरेक्टली काम नहीं करता है हमारा प्लॉटर जो क्या है, एक प्रिंटिंग मशीन है जो वेक्टर ग्राफिक्स को जो है वो प्रिंट करने का काम आता है। तो डायरेक्टली ये इंटरनेट रहे ना रहे इससे कोई फर्क इसे नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, फिर स्लाइड प्रेजेंटेशन क्या है? आर क्रिएटेड आर यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसा कि मैंने बताया कि पावर पॉइंट जब भी बनता है तो उसे स्लाइड प्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट करते हैं, तो आप बिना इंटरनेट के भी प्रेजेंट कर सकते हो अगर आपके पास डाउनलोड है तो। और गूगल स्लाइड्स हो गया। वाइल दिस प्रेजेंटेशन कैन बी शेयर्ड और ईमेल्ड, टर्म इटसेल्फ नॉट स्पेशली एसोसिएटेड विद द इंटरनेट और ईमेल। मतलब कि विदाउट इंटरनेट का भी इसे हम कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी पीपीटी बना लिया तो आप प्रेजेंट कर सकते हो, लैपटॉप में हो गया, फिर आप क्या प्रोजेक्टर में कहीं भी कर सकते हो आप डायरेक्टली प्रेजेंट। तो इसे डायरेक्टली जो है ये क्या है, इंटरनेट से आपका कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बुकमार्क, हाँ बुकमार्क देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई हमारा वेबसाइट ले लो, ठीक है, www.mca.in। जैसे ही आप खोलोगे तो आप इस यूआरएल को जो है बुकमार्क कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे बुकमार्क पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा ऐड बुकमार्क। जैसे ही ऐड बुकमार्क करोगे तो यहाँ पे अपने लैपटॉप में देखोगे यहाँ कोना पे एक बुकमार्क का टैब बना हुआ होगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो उसमें हमारा एमसीए ज्ञान का जो यूआरएल है वो हमारा आपका ऐड हो गया। अब जब नेक्स्ट बार जब आप हमारा वेबसाइट को खोलना चाहोगे तो आप इस बुकमार्क पे क्लिक करोगे। मैं शो ही कर देता हूँ, नहीं बाद में शो करूँगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे ही खोलोगे तो यहाँ पे वहाँ पे दिखेगा एमसीए ज्ञान। जैसे इस पे क्लिक करोगे फिर नेक्स्ट टाइम पे डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे आप चले जाओगे, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है, ये हाँ ये इसकी जरूरत है इंटरनेट की। बिना जब इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप बुकमार्क पे क्लिक करोगे तो हमारा वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप वहाँ पे जा नहीं सकते हो। ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ बुकमार्क इज सेव्ड लिंक्ड टू अ स्पेसिफिक वेब पेज। बुकमार्क्स हेल्प यूजर क्विकली एक्सेस द फेवरेट और फ्रीक्वेंट विजिटेड। मतलब ये एक तरीके से मान लो कि फेवरेट लिस्ट में हम लोग ऐड करते जा रहे हैं। कोई भी वेबसाइट है, आपको बार बार टाइप नहीं करना है, डायरेक्टली बार बार जाना है, तो आप उसे ऐड टू बुकमार्क करते जाओ और फिर बाद में इजीली जो है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंटली विजिटेड वेबसाइट, दे आर अ फीचर्स कॉमनली यूज्ड इन अ वेब ब्राउजर मेकिंग इट ईजियर। जैसा मैंने बोला कि आप बुकमार्क कर लोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली ऐड बुकमार्क पे क्लिक करोगे, ऐड टू बुकमार्क पहले से है हमारा वेबसाइट, तो आप डायरेक्टली जा सकते हो वहाँ पे और डायरेक्टली बार बार मतलब कि टाइप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मेकिंग इट इज इजियर फॉर यूजर्स टू रिटर्न टू अ स्पेसिफिक ऑनलाइन लोकेशन। जैसे कि मैंने एक बार गूगल में क्या किया, गूगल में हमने अपनी वेबसाइट सर्च कर दी www.mcgyan.in। ठीक है, फिर इसको बुकमार्क कर लिया तो हम लोग को बार बार गूगल पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं पे यहाँ पे बोल रहा है रिटर्न स्पेसिफिक ऑनलाइन लोकेशन।
इट इज़ ईजियर, जैसे ही बुक मार्क रहेगा तो ईजी रहेगा बार बार अपने जो भी है जहाँ पे आपको जाना है, जैसे हमारी वेबसाइट है, हमारे वेबसाइट पे फिर से जाना है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ईमेल सर्विसेज में आल्सो यूज्ड इन द टर्म ऑफ बुकमार्क टू सेव ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट ईमेल्स, ये भी कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। पाई चार्ट क्या है, पाई चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूज टू इलस्ट्रेट प्रोपोर्शंस, इट इज a data visualization tools and not directly associated with the internet। पाई चार्ट होता है, ये मान लो कि पाई चार्ट हो गया, इसको डेटा का कैसे शो करना है वो होता है, वो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे हम लोग शोज कर सकते हैं, ठीक है, इलिस्ट्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया, तो ये भी डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बुकमार्क। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द इंटरनेट और ईमेल, इसका हमारा टर्म हो जाएगा बुकमार्क। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में जरूर करना और लिखना कि अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करना कि यस चाहिए ही चाहिए। और मॉक टेस्ट का चैलेंज चल रहा है, तो जाओ दो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जरूर जा करके उस मॉक टेस्ट को दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या है, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंटरफेस इन ए डेटा स्ट्रक्चर। इंटरफेस क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर। इंटरफेस क्या होता है, इट्स जस्ट लाइक अ क्लास। क्लास में हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, मेथड डिफाइन करते हैं, फिर आपका वेरिएबल्स वगैरह सब चीज डिफाइन करते हैं। तो इंटरफेस भी हमारा एक क्लास की तरह ही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज ट्रू अबाउट इंटरफेस इन अ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में जो इंटरफेस है इसमें से क्या कौन सा सही है, इस डेटा स्ट्रक्चर हैज एन इंटरफेस। यस, जब भी हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो उसका फंक्शन हो गया, वेरिएबल्स हो गया, वो तो क्रिएट करेंगे। तो ये भी हमारा सही है, ईच डेटा स्ट्रक्चर हैज एन इंटरफेस। इंटरफेस रिप्रेजेंट्स द सेट्स ऑफ ऑपरेशंस दैट द डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट। यस, ये भी सही है। एन इंटरफेस ओनली प्रोवाइड्स द लिस्ट सपोर्ट ऑपरेशंस टाइप पैरामीटर्स, दे कैन एक्सेप्ट रिटर्न टाइप, दीज आर ऑपरेशंस। ये भी सही है, मतलब इसका आंसर जो है हमारा सही है। इंटरफेस के बारे में और पढ़ना तो गूगल में आप सर्च कर सकते हो इंटरफेस, ये टॉपिक टाइप का ही है और इम्पॉर्टेंट है। तो और पढ़ना है तो इसके बारे में आप वहाँ पे जाकर के सर्च भी कर सकते हो, गूगल की सहायता से भी, गूगल का सपोर्ट भी कर सकते हो। और आपको और डिटेल में जानना है इंटरफेस के बारे में तो ठीक है। हाउ कैन द कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन बी अचीव इन अ प्रोग्राम। देखो, कोई लैंग्वेज जब भी पढ़ोगे, जावा हो गया, तो हमारा क्या होगा, वहाँ पे ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ऊप्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हमारे पास होते हैं 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स या 4 पिलर्स बोल सकते हैं आप उसे। 4 पिलर्स में आपका आता है इनहेरिटेंस आता है, फिर आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म आता है, फिर आपका आता है एब्स्ट्रैक्शन आता है, और फिर हमारा एक आता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और होता है हमारा फिर उसमें क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर पे हमारा आ जाता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में जब पढ़ना है तो गूगल की आप हेल्प ले सकते हो, मैं अभी ऊपर बता दे रहा हूँ, और अभी मैं डिटेल में यहाँ पे मैंने लिख के लाया हूँ तो अभी वहाँ पे भी बताऊंगा। ठीक है, तो इनहेरिटेंस ऊप्स के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे, 4 पिलर्स जैसे आप बोल सकते हो, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। तो हमारे यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ कैन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव इन द प्रोग्राम। मतलब कि जो इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है वो हम अपने प्रोग्राम में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग ऑफ अ डेटा इनटू सिंगल यूनिट। मतलब कि जैसे कि हम लोग क्लास लिखे, ठीक, बनाए, क्लास के अंदर ही हम लोग मेंबर फंक्शन या फिर डेटा मेंबर को ही हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल यूनिट में डेटा को रैप कर देना, मतलब एक क्लास के अंदर सारे डेटा को रैप कर देना। मोटा मोटी सिंपल सा भाषा भी इतना जान लो, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं, आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। तो इसको जैसे क्लास के अंदर हम लोग कैसे सब चीज कर सकते हैं, तो हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। पब्लिक मतलब एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू ही उसको इनकैप्सुलेशन को यूज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा, बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड की मदद से जो हम लोग इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम में। और डिटेल में इसको जानते हैं, देखो, बाय यूजिंग द एक्सेस स्पेसिफायर। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन इज द बिल्डिंग ऑफ डेटा एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन द डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक है, सिंगल यूनिट मैंने अभी बताया, सिंगल यूनिट यानी कि क्लास के अंदर ही डेटा मेंबर और डेटा फंक्शन को जो हम लोग डेटा वेरिएबल को जो है हम लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऑफन रिफर्ड टू अ क्लास के अंदर। एक्सेस स्पेसिफायर सच एज पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड C++ हेल्प
control the visibility of members variables and method within a class. By using access specifier you can restrict access to certain members enforcing encapsulation। जैसे कि यहाँ पे बोला है क्लास के अंदर, ठीक है, क्लास के अंदर हम लोग मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, मेंबर फंक्शंस को, डेटा मेंबर्स को तो हम लोग यहाँ पे मान लो कि पब्लिक कर दिए, तो ये जो मेंबर फंक्शन हम लोग या फिर डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किए वो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर प्राइवेट किए तो विद इन द ब्लॉक्स में ही हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में तो क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का मतलब यही कि जो भी डेटा मेंबर यूज करते हैं, तो हम लोग अगर बिल्डिंग ब्लॉक में करना चाहते हैं तो क्या है, एक पढ़ोगे आप ग्लोबल स्कोप वेरिएबल, तो जब सब इन सब का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ही कैसे हम लोग का अगर हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे कोई भी डेटा को इनिशियलाइज किया, तो हम लोग सिर्फ इसी जो ये स्कोप है बस इसी के अंदर ही यूज कर सकते हैं, इसके बाहर हम एक को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो कैसे प्रोटेक्टेड होता है, ये सब जब आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर वहां पे होते हुए देखने को मिलेगा। तो इन्फोर्सिंग इनकैप्सुलेशन ये होता है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन इज क्लोजली रिलेटेड टू इनकैप्सुलेशन से भी, बट इट फोकस ऑन हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली व्हाट इज नेसेसरी। मतलब कि हम लोगों ने मान लो कोई ऐप बनाया, ठीक है, एमसी ज्ञान का ऐप बनाया, एमसी ज्ञान का ऐप बनाया, तो इसको बनाने में जो सोर्स कोड लगा है और क्या क्या मटेरियल लगा, मटेरियल इन द सेंस कि कोड में कैसे कैसे हम लोगों ने लॉजिक लगाया, कैसे हम लोगों ने उसको अप्लाई किया, तो वो लॉजिक को क्या करता है, वो लॉजिक को वो ये एब्स्ट्रैक्शन जो है वो हाइड कर देता है, आपको शो नहीं होगा, आपको वो शो नहीं होगा। इवन कोई भी बड़ी बड़ी जितनी वेबसाइट्स बनती है वो अपने लॉजिक्स को हाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसीलिए ऊप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे ही प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट्स वगैरह उस पर ज़्यादा डिटेल में वो समझाने की कोशिश करेंगे, डिटेल में वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसी पे प्रैक्टिकल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको देते हैं। तो हाइड कैसे करते हैं डेटा को, कैसे आपको छुपाना है सबसे, क्योंकि अगर आप देख लोगे तो आप खुद से क्लोन बना लोगे, ऐसे भी बनते हैं क्लोन, नहीं तो लेकिन लॉजिक को नहीं दिखाते हैं, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे हाइड किया ही रहता है। तो किसकी मदद से हाइड होता है, वो हमारा एब्स्ट्रैक्शन की मदद से जो है वो हाइड होता है। ठीक है, ये रहा। फिर हमारा बाय यूजिंग ओनली प्राइवेट मेंबर, देखो प्राइवेट मेंबर क्या है, ये तो एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। दिस इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर मेकिंग मेंबर्स प्राइवेट, अ वे टू रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास कंट्रीब्यूटिंग टू इनकैप्सुलेशन। मतलब कि प्राइवेट अगर जहाँ पे हुआ तो दूसरे क्लास से जो डेटा मेंबर या डेटा फंक्शन है हम प्राइवेट में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द रिलेटेड टू द यूज स्पेस मेकिंग प्राइवेट इज वे टू रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। क्लास के बाहर जो भी है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आने नहीं देता है। बाय यूजिंग the concept of inheritance, by using the concept of inheritance is a mechanism that allow class to inherit properties and behavior from another class, while inheritance promotes code reuse। inheritance का सीधा सीधा मतलब हो कि आपके पापा का जितना भी गुण है थोड़ा बहुत गुण आप में भी आ गया, मतलब कि आपके पापा के जो भी बिहेवियर है, जो भी आप अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है, थोड़ा सा जो है उनका जो है आप में आ चुका है, इनहेरिट किए, उनकी कुछ प्रॉपर्टी आप में इनहेरिट किए, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब कि सुपर क्लास से कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना सब क्लास के अंदर। ये आपके पापा है, आप इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है आप में जो आप लोगों ने आप हम में मतलब हमारे में इनहेरिट हुआ है। ठीक है, ये था इनहेरिटेंस का मतलब, सीधा सीधा यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया वहाँ पे। प्रेस टू क्रिएट फार्मूला सम ऑफ ऑल द अबव सेल्स मतलब वही हो गया माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल में जैसे हम लोग कोई भी डेटा को एंट्री करते हैं तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो सम कर दे एक बार में, तो हमारा अल्ट प्लस कर दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज बोथ TCP एंड UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसका यहाँ पे देखो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस बोथ, मतलब कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो वो दोनों को यूज करता है, TCP एंड UDP। तो हमारा DNS डोमेन नंबर सिस्टम, ठीक है, डोमेन क्या है, डोमेन नंबर सिस्टम जो दोनों, DNS यूजेस बोथ TCP ट्रांसमिशन और यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन बीइंग प्रीफर्ड। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेलिंग DNS का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो DNS का फुल फॉर्म हमेशा याद करके रखना। DNS मतलब डोमेन नंबर सिस्टम, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप लोग भी चेक कर लेना, अगर रॉन्ग होगा तो कमेंट में लिख देना, यही होता है शायद। UDP DNS typically uses UDP for its query response operation. UDP is a faster and requires less overhead, making it suitable for quick simple request। ठीक है,
TCP in case where the data size exceed the maximum limit of for a UDP packet or for a more complex operation DNS may use TCP. This includes zone transfer which involves transfer a large amount of data. बस आपको इतना याद रखना है कि प्रोटोकॉल जो है वो TCP और UDP दोनों कौन यूज करता है, तो हमारा DNS यूज करता है। और डिटेल में जानना है तो नीचे और PDF आपको मिल ही जाएगा, आप लोग और पढ़ सकते हो और अच्छे से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रोग्रामिंग जर्नी में, आपके जो है आप बोल सकते हो आपका IT जनरल जर्नी में एक ना एक बार आप डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम्स को आप पढ़ोगे। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकाला जाता है, मतलब कितने कम से कम हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट करने में टाइम लेगा, कितना से कितना जगह लेगा, स्पेस लेगा, मतलब कि कोई कोड है कितना हमारा मेमोरी लेगा, कितना कम से कम। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये बस यही दोनों पे ज़्यादा फोकस करती है कि जितना कम आपका टाइम ले, जितना कम आपका स्पेस ले, आपके पास उतना ही दिमाग है। बस ये जानती है बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब जितना कम से कम में आप कोड को रन करवा सकते हो, जितने कम से कम स्पेस ले सकते हो, क्योंकि मेमोरी का खेल है, डेटा का खेल है, जितने कम जगह पे आप डेटा को स्टोर करोगे आपका वाह है उतना ही है, ठीक है। तो ये भी होता है करेक्टनेस, कोड में करेक्टनेस भी होना चाहिए। तो हमारा जो है ये क्या पूछा गया, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा जो कंप्लीटनेस ऐसा कोई वर्ड है नहीं उसमें डेटा स्ट्रक्चर में, तो हमारा वो हो जाएगा, ठीक है। व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम द डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम क्या है। व्हेन क्रिएटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग जब लिखते हैं तो कौन करता है स्ट्रक्चर को, डिजाइन कौन करता है, एंड यूजर करता नहीं है, प्रोग्रामर तो कोड लिखता है और तो होगा नहीं, तो सिस्टम एनालिसिस जो है वो डिजाइनिंग का जो काम है वो सिस्टम एनालिसिस देखता है। तो आप यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एंड यूजर क्या होता है, एंड यूजर हमारा इज द पर्सन ऑफ ग्रुप फॉर whom सॉफ्टवेयर इज अल्टीमेटली डिजाइन्ड एंड who will use the software to perform specific tasks, and users typically provide input regarding their requirement and preferences, but they are not directly involved designing program structure। ये आप डिटेल में पढ़ना हो तो आप ये इसका फॉलो कर सकते हो। हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर है सिस्टम एनालिसिस। द सिस्टम एनालिसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट्स of the end user. They work to design overall structure functionality of the computer program. System analysis play a crucial role in bridging in the gap between the end users needs and the technical implementation। मतलब कि कोई भी जैसे कोई भी क्लाइंट है तो उसको किस तरीके से चाहिए वेबसाइट चाहिए, तो कैसा चाहिए डिजाइन, जो काम है वो सिस्टम एनालिसिस करके देंगे क्या इस तरीके से करता है, फिर प्रोग्रामर को भी समझा देंगे कि हाँ भैया आपको ये काम करना है, ऐसे से करना है। तो दोनों के बीच में जो काम है वो सिस्टम एनालिस्ट कर लेता है अच्छे से। प्रोग्रामर क्या करता है, वो रिस्पॉन्स जो भी डिजाइन उसके सामने आते हैं उसको कोड के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है। देखो implementing the design created by the system analysis, system analysis के द्वारा जो क्रिएट किया गया होता है उसको दे राइट द एक्चुअल कोड एंड ट्रांसलेट द डिजाइन इनटू अ वर्किंग प्रोग्राम। एक कॉपी पेन में डिजाइन करता है, वो कॉपी पेन में नहीं होता, कहीं भी होता है, तो कॉपी पेन में मान लो कि डिजाइन करता है तो उसको जो है प्रोग्रामर क्या करता है, उसको कोड के फॉर्म में वो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो ये था हमारा, ये क्या हो गया, व्हाट इज स्लाइड चेन। तो स्लाइड चेन के बारे में आपको ब्लॉकचेन के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, तो ये याद रखो। फर्स्ट आंसर इसका एनी मैकेनिज्म दैट अलाउ टोकन्स टू बी सिक्योरली ट्रांसफर फ्रॉम अ ब्लॉकचेन टू अनदर ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ये खेल खेलता है, तो ये था, ये हमारा उसमें काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट जनरल एक्सेप्शन हैंडलर द कैचेस एक्सेप्शन। तो मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन हैंडलिंग जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे कैच का है, तो हमारा क्या होता है इसमें कैच स्टडी, ये जो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा वहाँ पे। मोस्ट जनरल एक्सेप्शन हैंडलर दैट कैचेस एक्सेप्शन ऑफ एनी टाइप, ठीक है। तो ये था द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, क्या होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, क्या है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, होता है हमारा टीसीपी और आईपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और इंटरनेट प्रोटोकॉल है शायद। ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, एचटीएमएल भी हमारा एक बोल सकते हो लैंग्वेज ही है। तो टीसीपी और आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। इट प्रोवाइड द फाउंडेशनल प्रोटोकॉल्स दैट enables devices to communicate and exchange the data over the internet। इनेबल डेटा करता है और फिर क्या करता है, सूट द प्रोटोकॉल्स एंड इंक्लूड द प्रोटोकॉल। तो हमारा जो है टीसीपी और आईपी काम में आता है। जावा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और एचटीएमएल क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। प्लस क्या है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूज टू क्रिएटिंग एनिमेशन, गेम्स एंड इंटरेक्टिव वेब पेज, वेब कंटेंट। नोट दैट फ्रेज यूजेस
आज के टाइम पे ये फ्लैश यूजेस कम यूज़ होने लगा है, कम यूज़ करने लगा, HTML5 को ज़्यादा मोस्टली जो है लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये रही इसकी कुछ खासियाँ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर्स, प्रोसीड्यूर्स के रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ, तो प्रोसीड्यूर के जो है हमारा ये दे इंक्लूड प्रोसीड्यूरल एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोसीड्यूर्स के। तो दे वर्क सिमिलरली टू द फंक्शंस, नहीं, इट डज नॉट नीड यूनिक नेम, नहीं, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड विद द एसक्यूएल एलिमेंट। तो एसक्यूएल क्या है हमारा डेटा, कुछ डेटाबेस है, डेटाबेस में हम लोग कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप, ये तो वही था, ऊपर वाला था, ये नहीं पढ़ना है आपको। टू सेलेक्ट द इंटायर कॉलम प्रेस, इंटायर कॉलम को जब सेलेक्ट करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल स्पेस दबा देते हैं, पूरा इंटायर कॉलम जो है हमारा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी हुआ है टैब ई से क्या होता है, दिस इज नॉट स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग इंटायर कॉलम, टैब इज जनरली यूज टू नेविगेट बिटवीन सेल, नेविगेट करने का काम आता है टैब प्लस सी। टैब प्लस सी क्या काम करता है, सिमिलरली दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग इंटायर कॉलम, कंट्रोल स्पेस ये सही है, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने का काम आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट में, ये मेनली यूज्ड होते हैं। फिर अल्ट स्पेस क्या है, दिस इज शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग द इंटायर कॉलम इन सम एप्लीकेशन, बट कंट्रोल प्लस स्पेस इज मोर वाइडली, मतलब ये भी स्पेस को सेलेक्ट करने के लिए ही, मतलब कि क्या बोलते हैं, इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए ही काम आता है, लेकिन अब जो है ये वाइडली यूज्ड नहीं है, ये वाइडली यूज्ड है बस, ठीक है। Which layer one device can be used to enlarge the area coverage by a single LAN? सिंगल लैन में हमारा क्या होता है, हब भी यूज होता है और रिपीटर भी यूज होता है सिंगल लैन में एरिया को कवर करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हब होगा और एक क्या होगा, रिपीटर भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये पढ़ भी सकते हो, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो एक बार आप इसे गो थ्रू जरूर से जरूर पूरा पढ़ लेना। स्विच के बारे में पढ़ सकते हो, एनआईसी के बारे में पढ़ सकते हो, हैव, रिपीटर, आप एक बार गो थ्रू रीडिंग जरूर से जरूर करें। फिर क्या है हमारा पेजिंग, पेजिंग इज वन सॉल्यूशन प्रॉब्लम। पेजिंग क्या होता है, बहुत एक सिस्टम है, उसको डिवाइड में मतलब कि इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, फिर इक्वली पार्ट को वो मेमोरी में फिट करना, मेन पेजिंग का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा यही होता है। तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, पेजिंग वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए ये हमारा जो है क्या करता है, काम में आता है। ठीक है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के काम में ये आता है। फिर हमारा क्या है, व्हेन क्लास बी इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, व्हाट इज द ऑर्डर इन विच द कंस्ट्रक्टर्स ऑफ दोज क्लासेस आर कॉल्ड, क्लास ए फर्स्ट, क्लास बी नेक्स्ट, ठीक है। क्लास ए फर्स्ट, क्लास बी नेक्स्ट, फिर हमारा क्या है, क्लास बी फर्स्ट, क्लास ए नेक्स्ट, क्लास बी ओनली एज इट द चाइल्ड क्लास, क्लास ए ओनली इज पेरेंट्स क्लास, ठीक है। तो हमारा क्या है, हमारा है व्हेन क्लास बी इज इनहेरिटेड फ्रॉम क्लास ए, मतलब क्लास ए मान लो कि ये पेरेंट्स है और ये क्लास बी हमारा हम है, तो इनसे इनसे कुछ प्रॉपर्टीज में इनहेरिट हुआ, तो क्लास ए इज द फर्स्ट क्लास, बी इज द नेक्स्ट क्लास, ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, तो बाइनरी नंबर कौन सा नहीं है, तो ये 202 नहीं है, क्योंकि 1 और 0 हमारा बाइनरी नंबर होता ही होता है, ठीक है। इसमें क्या, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू टू रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम अपॉन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोग्राम, तो ये क्या है हमारा क्या होगा, यहाँ का 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। दोस्तों ये पार्ट 3 है कंप्यूटर का, जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था MCQ टाइप का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसका ये आज पार्ट 3 है और ये आज लास्ट है। तो आप लोगों को आई होप वो जो क्वेश्चंस की लिस्ट है 10 क्वेश्चंस आई थिंक फर्स्ट पार्ट में था, 20 क्वेश्चंस आई थिंक सेकंड पार्ट में था, और इसमें भी कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करने वाले। इसमें जो मेनली होगा वो नंबर सिस्टम हो गया, या जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे ना, कन्वर्जन वाले उस पर मैंने रखा है, और फिर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के जो कुछ क्वेश्चंस है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। पूरी जो होने वाली है वीडियो उसी इन्हीं 2 टॉपिक्स पे जाता है। तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं एग्जाम में, ये तो आप पीछा मतलब छोड़ नहीं सकते हो, और कन्वर्जन वाले मैंने पहले भी करवा रखा है, तो जाओ जाकर के वहाँ पे भी आप दे सकते हो। और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आएंगे, ये 110% है, मतलब 100% से ऊपर चांसेस है कन्वर्जन के क्वेश्चंस तो
पक्का पक्का आएंगे ही आएंगे। तो और एक न्यूज़ थी, मॉक टेस्ट का जो हम लोगों ने फ्री किया है एक मॉक टेस्ट, तो जाओ जाकर के 7th नंबर का जो मॉक टेस्ट है 30 डेज चैलेंज वाला, 30 डेज चैलेंज का, वो जाकर के जरूर से जरूर अटेम्प्ट करो और देखो किस तरीके से वहाँ पे मॉक टेस्ट दिया जाता है। तो फ्री था, वो फ्री है, तो जाकर के जरूर से अटेम्प्ट करो। कहाँ से मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर www.mcagyan.in पे जाना, वहाँ पे MSCT.batch है, उसके अंदर जाना, 30 डेज चैलेंज जो मॉक टेस्ट है उस पर क्लिक करना। वहाँ पे मॉक टेस्ट नंबर 7 जो है वो पूरा का पूरा फ्री है, जाकर के आप लोग उसे जरूर से जरूर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपका एग्जाम भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पेन चेंज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, हेक्साडेसिमल जो नंबर है हमारा बाइनरी नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट होता है, हेक्साडेसिमल नंबर कैसे रिप्रेजेंट होता है, 3 डिजिट में होता है या 4 डिजिट्स में होता है, 4 बाइनरी डिजिट में होता है या फिर 4 डिजिट्स में होता है या फिर सब में। तो इन तीनों का मतलब क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमें आंसर तो पता चल ही जाएगा। तो 3 डिजिट क्या होता है? 3 डिजिट, दिस स्टेटमेंट सजेस्ट दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बाय द 3 डिजिट, हाउएवर हेक्साडेसिमल नंबर इज टिपिकली कंसिस्ट। सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर जिसका जो बेस है ना, बेस 16 है। जैसे बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, या ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो उसी तरीके से जो हेक्साडेसिमल का बेस है वो 16 है। ठीक है, 16 है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0 से 9 और फिर ए से लेकर के आपका एफ तक। क्यों? क्योंकि हमारा जो है वो 0 से 9 तक ही क्या होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 10 से हमारा ए हो जाएगा हमारा 10, बी हो जाएगा हमारा 11, सी हो जाएगा हमारा 12, डी हो जाएगा हमारा 13। इस तरीके से एफ तक जाता है। ठीक है, एफ तक हमारा हो जाता है 16। इस तरीके से हमारा ये रिप्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं इसे, हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर कितने डिजिट में रिप्रेजेंट होता है? 3 डिजिट, 4 डिजिट या फिर 5 डिजिट, जो भी है उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ बेस 16, जैसा कि मैंने बताया बेस 16 पे ये काम करता है, नंबरिंग सिस्टम, विच मीन्स दे आर कंप्राइज्ड विथ 16 डिस्टिंक्ट सिंबल्स, 0 से 9 तक है। और फिर हमारा 10 नहीं रहता है, क्योंकि 1 0 हो जाएगा फिर 1 2 हो जाएगा, तो वो कंफ्यूज। तो फिर हमारा क्या होता है, ए से लेकर के हमारा एफ तक होता है। देयरफॉर अ सिंगल डेसिमल हेक्साडेसिमल डिजिट कैन रेंज फ्रॉम 0 से एफ तक, मतलब कि एक हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा और एफ तक खत्म होगा। 0 से पहले हो जाएगा 9, फिर हमारा A2 हो जाएगा एफ, ऐसा कुछ चलने वाला है। ठीक है, तो ये रही स्टार्टिंग 3 डिजिट। However, starting 3 digit, it is not entirely accurate because it does not specify whether it's referring to 3 digit individual hexadecimal digit representation of a number that can range from 000 और FFF hexadecimal number। तो हमारा जो ये hexadecimal number रिप्रेजेंट होता है वो 4 बाइनरी डिजिट में होता है। किसमें होता है? 4 बाइनरी डिजिट में होता है। कैसे? जैसे 4 बाइनरी डिजिट में कहने का मतलब है कि हमारा जब भी हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन या कन्वर्जन होगा तो हमारा 000 ये हमारा 4 डिजिट बाइनरी में, सिंपल 4 डिजिट में, 4 डिजिट बाइनरी, 4 बाइनरी डिजिट में जो ये हमारा रिप्रेजेंट होता है, जैसे 111। इस तरीके से हमारा हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी वही कहा गया, देखो, दिस स्टेटमेंट रिफर्स टू द फैक्ट दैट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट कैन रिप्रेजेंटेड बाई 4 बाइनरी डिजिट, बिट्स के अंदर होता है। सिंस बाइनरी इज अ बेस 2 और नंबरिंग सिस्टम, इट्स रिक्वायर्ड 4 डिजिट बिट्स रिप्रेजेंट ईच ऑफ द 16 पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम, देखो 0 से 0 बेस, इसका बाइनरी में क्या होता है, बेस 2 होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ये हमारा 4 डिजिट में है, 4 बाइनरी डिजिट में जो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, बस अब ये पढ़ सकते हो 4 बाइनरी डिजिट, 4 डिजिट में क्या होता है। फिर ये आप लोग के लिए मैं दे रखा हूँ, आराम से आपने डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हो उसे। दिस स्टेटमेंट कुड बी इंटरप्रेटेड सजेस्टिंग दैट अ हेक्साडेसिमल नंबर इज represented by 4 digit that might be understood in the context of the previous point where each hexadecimal digit can be represented by 4 digit binary number। तो हमारा 4 बाइनरी डिजिट कहने का मतलब ये है कि 0000 और फिर हमारा 1111, इस तरीके से जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर वो है रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो है ये क्वेश्चन है हमारा, इसको करना है हमारा क्वेश्चन दिया कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है ये। किस चीज का है? कन्वर्जन का क्वेश्चन है।
तो हमारा जो है 1010 और ये बेस 2, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है हमारा डेसिमल में, बेस 10 में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग पहले ही बता रखे हैं, तो सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म करते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट फॉर्म भी हम आपको बता देंगे। तो लॉन्ग फॉर्म में इधर से चलना होता है, किधर से, इधर से चलना होता है। सबसे पहले 0 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, यही आता ना। हाँ ठीक है। तो अब सिंपल यहाँ पे प्लस है तो इसको सॉल्व कर दो। 2 टू द पावर 0 1 इंटू 0 0 प्लस 2 टू द पावर 1 2 इंटू 1 2 प्लस यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, कुछ भी इंटू करो, फिर 2 टू द पावर 3 8 8 इंटू 1 8, अब प्लस कर दो तो 10। हमारा जो है आंसर आ जाएगा इसका 10 ही आएगा ना, बेस 10 में है तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 10। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग फॉर्म। अब हमारा शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने क्या बताया था पहले ही, शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने बताया था कि यहाँ पे मान लो कि सबसे पहले यहाँ पे लिख लो आप लोग, कैसे लिखोगे 1 2 मतलब डबल करते जाओ 8 8 16 32, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारा नंबर है ये 1010, बस इधर से बैठाना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे बैठा दो 1, यहाँ पे बैठा दो 2, यहाँ पे बैठा दो 4 और यहाँ पे बैठा दो, क्या बैठाओगे यहाँ पे, सॉरी 1 2 4 8, यहाँ पे बैठा दो 8। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ काट दो, ठीक है। मान लो अब ऐसे कर दो, इंटू कर दो, यहाँ पे इसको इससे इंटू कर दो, इससे इंटू, इसको इंटू कर दो, इससे इंटू कर दो, इससे इंटू कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब हो जाएगा 1, अब में प्लस करते जाओ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, आ गया सिंपल सा 8 2 10। बस इसी तरीके से करते जाओ। अगर यहीं पे क्वेश्चन है, अगर आपको तुरंत ही करना है तो यहीं पे कर दो 1 2 डबल करते जाओ 4 और यहाँ पे आ जाएगा 8। अब जहाँ जहाँ 0 है वहाँ काट दो, मतलब इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, 0 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 0 को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी 1 1 को इंक्लूड करना है। तो 1 1 को इंक्लूड करना है तो 1 1 में 8 है और प्लस 2 है, हमारा 10 हो जाएगा। बस सिंपल सा ये फंडा अपना दो, ठीक है। डबल करते चले जाओ। हम लोग क्यों डबल कर रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0 कितना होता है 1, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 1 कितना होता है 2, 2 टू द पावर 2 क्या होता है 4, 2 टू द पावर 3 क्या होता है 8, 2 टू द पावर 4 क्या होगा फिर 16। तो इसी तरीके से देखो 1 है, फिर दुगना है, फिर उससे डबल है, फिर उससे डबल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये निकाला, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा है, हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर कुछ भी पूरा और पढ़ना है तो हमारे डॉट बैच को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सभी चीज़ों का, तो जाओ जा करके वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवैलिड हेक्साडेसिमल, मतलब कि इनवैलिड हेक्साडेसिमल कहने का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल किससे स्टार्ट होता है 0 से 9 तक जाता है, फिर A से हमारा F तक जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो हमारा देखो A 0 F 6 ये भी इंक्लूड है, तो ये सही है। 4 5 6 8 तो ये भी सही है, ABCD ये भी सही है। ये हमारा X आ गया, तो X हमारा इंक्लूड नहीं होता है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, क्यों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर, ठीक है। तो ये रहा। अब देखो अब इसमें क्या क्या है, कहा गया 4 5 6 7 8 इज ए डेसिमल, मतलब कि हमारा 4 5 6 7 8 ये डेसिमल में है। हमें किस में चेंज करना है, हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल में, बेस 16 में चेंज करना है, ठीक है। तो 16 में हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का जो है कन्वर्जन वो मैंने बताया था। हेक्साडेसिमल को मतलब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड देना पड़ेगा हेक्साडेसिमल नंबर से, यानी कि 16 से। तो हमारा जो है 4 5 6 7 8 डिवाइड करते चले जाओ, रिमाइंडर लिखते चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16। तो 16 1 16 2 जा 32 और फिर यहाँ पे कितना बचा 32 और 10 13 बचा, तो 13 हो गया, 13 136 फिर 8 से जाएगा, फिर हमने पहले कर रखा है। तो जाओ आप लोग अगर इससे इंटू करोगे तो हमारा क्या बचेगा, हमारा 14 रिमाइंडर बचेगा। 14 क्या होता है, ए हमारा होता है 10, बी हमारा होता है 11 12 13 14, ABCDE। तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, ई क्यों बचा, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल में। अब इसको फिर से अगेन डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा 178 में जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 6, करके देख लेना चाहो तो, ठीक है।
फिर अगेन 16 में जाएगा, 11 से कटेगा तो हमारा हो जाएगा 2, बचेगा 2। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को नीचे से लेकर के ऊपर तक हम लोग को लिखते चले जाना है। तो मतलब है यहाँ पे 11 की जगह पे क्या लिखेंगे, 11 की जगह पे लिखेंगे हम B, फिर हमारा 2, फिर 6 और हमारा लास्ट में हो जाएगा E। ये हमारा कन्वर्ट हो गया हेक्साडेसिमल में। तो देखो कोई मैच कर रहा है, B2 6E, हाँ थर्ड नंबर मैच कर रहा है। तो ये जो हमारा कन्वर्जन था, कन्वर्जन हमारा कंप्लीट हो गया। कैसे हम लोग कंप्लीट किए, हमारा जो आंसर आ जाएगा B26E, ये हमारा आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि देखो डेसिमल था, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 16 से डिवाइड देते चले जाते हैं उस नंबर को, और फिर जो रिमाइंडर बचता है उसको नीचे से लेकर के ऊपर तक, नीचे से स्टार्ट करते हैं ऊपर तक लिखना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं ऊपर तक लिखते हैं। तो ये हमारा इसी तरीके से लिखे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो करेक्ट जो हमारा हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। अब देखिए फिर से कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आ गए। ये क्या बोल रहा है, कन्वर्जन डेसिमल नंबर टू इट्स ऑक्टल। एक चीज और मैंने बोला था, डेसिमल को आप किसी में भी कन्वर्ट करना है तो उस नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किए तो वो 16 से डिवाइड किए। अब यहाँ पे डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है। तो हमारा जो नंबर है 42, उसको हम लोग को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। अब उस टाइम किससे डिवाइड किए थे, 16 से। डेसिमल को किसी भी नंबर में अगर आपको चेंज करना है तो उस, मान लो कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड, ऑक्टल में करना है तो फिर आपको 8 से डिवाइड, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 42 है, 42 को 8 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी चीज है। तो 42 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, बचा हमारा 2। अब नीचे से ऊपर लिख दो, तो ये इसका जो सिंपल है 52 आ जाएगा। ठीक है, ये रही सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 52 बेस 8। डेसिमल को किसी भी नंबर में किसी भी अदर बेस में आपको जो है चेंज करना है तो उस बेस से डिवाइड करते चले जाओ। हम लोग को यहाँ पे किस में चेंज करना था, ऑक्टल में, तो ऑक्टल 8 से डिवाइड किए। पिछला क्वेश्चन में क्या था, 16 से करना था तो 16 से डिवाइड किए थे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा क्या है, अब हमारा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेसिमल नंबर इक्विवेलेंट टू बाइनरी। मतलब कि बाइनरी नंबर दिया गया है, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा हेक्साडेसिमल के है। मतलब कि इसको चेंज करने पे ये आया है, इसको चेंज करने पे ये हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है, इसको चेंज किए हैं बाइनरी में, तो हमें बताना है। तो बाइनरी से हम लोग एक चीज सीखे थे, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास नंबर क्या है, 1 1 1, क्या है 1, फिर हमारे पास है 1 0 0 1। ठीक है, तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करने के लिए हम लोगों ने ये किया था कि बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में करो तो 4 का पेयर बना लो और फिर उससे बाइनरी में चेंज कर लो, मतलब कि बाइनरी में डेसिमल में चेंज कर लो। तो इसे हम लोग डेसिमल में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम लोगों ने चेंज करना बताया, तुम्हें क्या बताया है कि यहाँ पे लिख दो 1 डबल कर दो, 2 डबल कर दो, 4 डबल कर दो, 8, फिर उसी तरीके से 1 2 4 8। अब जहाँ जहाँ जीरो है उसको काट दो, उसको नहीं हमें लेना है। यहाँ पे भी जीरो, उसको नहीं लेना है। तो अब हमारे पास क्या बच गया, 8 और प्लस 1, तो हमें इसको बस लिख देना है 9। अब यहाँ पे 1 है तो 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो हमें किसमें, हेक्साडेसिमल में चाहिए। तो 8 4 2 1, तो हम लोग प्लस कर देंगे 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 8 12 और फिर हमारा 15। 15 क्या होता है, ABCD E हमारा हो जाता है F। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा F। तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा 15 है ना, तो 15 में हो जाएगा F। तो हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा F। तो F और 9, मतलब कि 9 और F9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्यों, बाइनरी से हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने 4 पेयर बनाया और फिर 4 पेयर को हम लोग डेसिमल में चेंज कर लिया। डेसिमल में चेंज करना सिखाई दिया शॉर्ट तरीका, और उसी से हम लोगों ने चेंज कर लिया। अगर करना है तो बाइनरी में इसे 2 से इनटू करते चले जाओ या बाइनरी में चेंज कर लो, बात हो ही जाएगा वही। तो हम लोग कर लिए और इसका जो है सीधा साधा करेक्ट आंसर आ गया F9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारे पास कितने हैं, मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, डेसिमल, बाइनरी,
ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, बेस लिख देते हैं। और फिर हमारा ऑक्टेल का जो बेस होता है वो 8 होता है और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 में। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 0 से लेकर के 9 तक, फिर हमारा ए से लेकर के एफ तक, इस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो ये पूछा जाता है और बहुत तरीके के होते हैं, तो हमें मेनली जो है 4 तरीके ही याद रखना है, 4 टाइप्स। इसका करेक्ट आंसर जो हमारा 4 टाइप्स ही होगा। तो ये भी हम लोगों ने बता दिया। 10 होगा इसका बेस, 2 होगा बाइनरी का बेस, 8 होगा ऑक्टल का बेस और 16 होगा हमारा हेक्साडेसिमल का बेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर कोड, कंप्यूटर कोड नहीं है। तो आप लोगों ने इसे देख करके पहले देखो कि क्या है, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल में अभी डिस्कस भी करने वाले हैं। क्या EBCDIC, ASCII और फिर यूनिकोड या फिर CIS। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। EBCDIC होता क्या है? EBCDIC एक्सटेंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। मतलब आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, इसमें ये आपको फुल फॉर्म लिख लेना है, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि ये फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में, फुल फॉर्म डायरेक्टली आ जाता है। तो EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या है? इट इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स एज अ नंबर यूज्ड IBM मेन फ्रेम एंड IBM मिडरेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो एक नंबर है, कैरेक्टर है, उसे IBM मेन फ्रेम और IBM मिडरेंज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। EBCD डेवलप्ड बाय IBM का ही है, IBM डेवलप किया था, प्राइमरी यूज्ड इन ऑल्डर IBM मेन फ्रेम्स। तो ये एक सीधा साधा है, कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एज अ नंबर। जो कैरेक्टर है, जैसे हमारे में राहुल में नाम है तो RAHUL राहुल, ये तो कैरेक्टर हो गया एक एक, ये तो पूरा एक स्ट्रिंग हो गया, एक एक को कैरेक्टर बोलते हैं, एक एक वर्ड को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। इसको नंबर में एज अ नंबर मान लो कि R है 18, तो नंबर के रूप में यूज किया जाता है IBM मेन फ्रेम और IBM मिडरेंज में। तो ये होता है, ठीक है। तो ये भी एक कंप्यूटर का पार्ट ही है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है EBCDI। और ASCII वैल्यू तो आपको पता ही है कि ये ASCII क्या होता है। कैपिटल A का कुछ अलग ASCII होता है, स्मॉल a का कुछ अलग ASCII होता है। तो जो कंप्यूटर समझ सकता है, तो हमारा क्योंकि नंबर 95, 96, 97 जैसे हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कैसे किया था, 10 को A बोलते हैं, फिर 11 को B बोलते हैं, उसी तरीके से कैपिटल A का कुछ अलग मतलब नंबर होता है, स्मॉल a का कुछ अलग कंप्यूटर समझता है। तो ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कैपिटल A को हम कैसे कंप्यूटर अपनी भाषा में चेंज करता हो, मतलब कि आप क्या बोल सकते हो, चेंजेस इन द सेंस 0 और 1 के, वो 0 और 1 के बेस में कैसे वो चेंज करे। तो अमेरिकन ASCII ने कुछ अपना रूल्स रेगुलेशन लगाया, उस हिसाब से जो है वो काम करता है इसका। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इट इज ए कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट यूज न्यूमेरिक कोड्स टू रिप्रेजेंट टेक्स्ट कैरेक्टर। टेक्स्ट कैरेक्टर मतलब कि वही ABCD का, इसको कैसे नंबर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ASCII इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड अदर डिवाइसेस दैट यूज टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया। ASCII भी हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। CIS क्या होता है? CIS स्टैंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। इट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर वेयर इंस्ट्रक्शंस कैन एग्जीक्यूट सेवरल लो लेवल ऑपरेशंस सच एज मेमोरी एक्सेस, अर्थमेटिक, कंट्रोल फ्लो, सिग्नल इंस्ट्रक्शन। CIS आर्किटेक्चर कंट्रास्ट रिस्क रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो इससे क्या है, एक आर्किटेक्चर के रूप में, मतलब ढांचा रूप तैयार करता है, जो सिस्टमैटिक वे होता है वो तैयार होता है, मेमोरी एक्सेस में होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में होता है। तो ये हो गया हमारा CISC का काम। यूनिकोड में क्या होता है? यूनिकोड इज ए यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग। इट प्रोवाइड्स यूनिक नंबर, मतलब अपना अपना सबका अलग अलग यूनिक नंबर होता है, एवरी कैरेक्टर्स का, फिर टेक्स्ट का, फिर नंबर का, रिगार्डलेस द प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम और लैंग्वेजेस। तो ये भी हमारा जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड क्या है? नहीं, CISC जो है हमारा कंप्यूटर, क्योंकि वो आर्किटेक्चर है, तो नोट अ कंप्यूटर कोड, ये कंप्यूटर कोड नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर कोड हमारा नहीं है CISC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Which operators connect the structure name to its member name? Which operator connects the structure name to its member name? तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये ऑपरेटर का क्या मतलब है?
द सिंबल इज नॉट टिपिकली यूज टू कनेक्ट द स्ट्रक्चर नेम टू इट्स कनेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब दो स्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या सिंबल यूज होता है वो। जैसे कि हम लोग जब आप डीएस पढ़ोगे तो बहुत सारा कॉन्कैटिनेट होता है, फिर आपको दो क्या बोल सकते हो, दो स्ट्रिंग को, फिर दो कैरेक्टर को, दो स्ट्रक्चर कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, एक किसी और का है, तो दोनों को कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो क्या है ये, तो सिंबल इज नॉट टिपिकली यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम इट्स मेंबर नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज कॉमनली यूज टू सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर इन अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये माइनस का साइन है, एक तरीके से माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्शन में काम आता है ये वाला साइन। ये दोनों साइन क्या होता है, ये दोनों साइन होता है हमारा टिपिकली यूज पॉइंटर, पॉइंटर में ये हमारा काम आता है। पढ़ लेना और अच्छे से इसके बारे में। तो हमारा जो दो स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का तरीका होता है वो हमारा डॉट ऑपरेटर है। द डॉट ऑपरेटर वाइडली यूज्ड मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन etc टू कनेक्ट अ स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट नेम टू इट्स मेंबर नेम, ऑब्जेक्ट नेम टू इट्स मेंबर नेम। मान लो कोई ऑब्जेक्ट बनाए, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ने क्रिएट किए, उसके अंदर में बहुत सारे मेंबर है, तो उसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे, तो हम लोग डॉट ओबीजी लगा करके उसको एक्सेस भी करते हैं, उसको जोड़ते भी है। ठीक है, तो ये रहा। तो देखो ये दोनों ऑपरेटर क्या करता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो दिस ऑप्शन सजेस्ट दैट बोथ द एंड ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम इट्स मेंबर नेम, हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट वाइडली मे बी यूज्ड पॉइंटर ऑपरेशंस। ये भी पॉइंटर ऑपरेटर में ही यूज होता है हमारा बोथ दोनों वाला। तो हमारा जो क्वेश्चंस कहा गया है स्ट्रक्चर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, डॉट ऑपरेटर लगा करके जो हम लोग इसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इस तरह ही आगे की बात। तो चलिए ये क्या है, व्हाट इज द शॉर्ट इंट इन सी प्रोग्रामिंग। शॉर्ट क्या है, एक हमारा डेटा टाइप ही है जो शॉर्ट रेंज में काम आता है। तो बेसिक डेटा टाइप ऑफ सी भी है, क्वालिफायर भी है, फिर शॉर्ट इज द क्वालिफायर एंड इंट इज द बेसिक डेटा टाइप भी है। तो हमारा इसमें ऑल ऑफ द मेंशन सभी चीज़ तो है ही है यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द मेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू। डायरेक्टली स्पेसिफाइड द ऑपरेंड वैल्यू में क्या होता है, इमीडिएट होता है। इमीडिएट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। क्या है, इन दिस मोड द ऑपरेंड वैल्यू इटसेल्फ इज प्रोवाइड within the instruction. It means that the operand is directly specified within the instruction rather than indirectly through address or a register. Directly ये जो इंस्ट्रक्शन देता है एड्रेस और रजिस्टर के थ्रू ये नहीं देता है। दिस allows for the direct manipulation और context value within the instruction set of architecture। कोई भी आर्किटेक्चर बनता है तो रजिस्टर के थ्रू नहीं, वो डायरेक्टली जो एक्सेस कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है। ये था। फिर आरएम क्या है हमारा, आरएम हमारा हो जाता है रजिस्टर मेमोरी इन ए मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में ये देता है, जो रजिस्टर मेमोरी फील्ड मशीन इंस्ट्रक्शन है फॉर्मेट स्पेसिफाई अनदर रजिस्टर अनदर मेमोरी लोकेशन अदर ऑपरेंड ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑल ऑफ द मेंशन, मतलब अनदर रजिस्टर में होता है, अनदर मेमोरी लोकेशन में भी होता है, फिर अदर ऑपरेंड में भी होता है, सभी में ये काम हमारा कर देता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो इसमें और अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो। आरएम क्या है, फील्ड ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट स्पेसिफाई ऑल ऑफ द मेंशन ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड यूज इन मेनी मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आरएम फील्ड कैन स्पेसिफाई। तो और आप पढ़ना है तो और अच्छे से आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, ये क्या डायरेक्टिव स्पेसिफाइज द एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। एग्जीक्यूशन जब प्रोग्राम होता है तो एंड भी होता है, रिटर्न भी, मतलब रिटर्न भी कर देता है। तो इसका जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा रिटर्न ही हो जाता है। रिटर्न डायरेक्टिव स्पेसिफाई द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, ये रहा। फिर इसका देखो व्हाट विल बी द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या है, सबसे पहले इसका आउटपुट निकालते हैं। ठीक है, तो मान लो ए है, ए हमारा है 3 है। ठीक है, पहला क्या है, प्लस प्लस ए है, फिर प्लस है, ए प्लस प्लस है, फिर प्लस है, कॉन्कैटिनेट, फिर माइनस माइनस ए है। तो मान लो यहाँ पे ए है, तो हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़े थे, प्लस प्लस ए है तो पहले वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो पहले वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, ए का वैल्यू हमारा हो गया यहाँ पे 4। फिर प्लस आया, अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो पहले वैल्यू आ जाएगा फिर चेंज होगा। तो हमारे पास अब वैल्यू कितना है, हमारे पास वैल्यू है ए का 4। फिर हमारे पास माइनस माइनस ए है, तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितना था, 4 था, अब घट जाएगा एक, पहले यहाँ पे घटेगा फिर वैल्यू चेंज होगा। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, 4 है।
तो यहाँ पे 443 हो जाएगा इसका जो है करेक्ट आंसर, अगर बी का जो निकाला जाए। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर होगा अनडिफाइंड बिहेवियर। अनडिफाइंड बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि ये रूल्स को वायलेट कर रहा है, रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा, एक ही सेंटेंस में एक को चेंज कर रहा है बार बार, ठीक है, एक ही से मल्टीपल मॉडिफिकेशन कर रहा है, यहाँ पे प्लस प्लस कर रहा है, फिर ए प्लस प्लस कर रहा है, एक ही सेंटेंस में ये बार बार जो है आप ए का वैल्यू को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इसका डायरेक्टली आउटपुट पूछेगा तो ये आ जाएगा, और नहीं है तो फिर अनडिफाइंड वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट तो क्या है, फॉलोइंग कोड। इसका आउटपुट क्या होगा ये बता दो एक बार। रिटर्न 0, कैर है ना, कैर का जो है रेंज होता है, क्या होता है, -128 से लेकर के 127 तक होता है, ठीक है। यहाँ पे कैर ही पूछा जा रहा है, -128 से -127 तक है, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा -128। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी स्ट्रक्चर मेंबर। स्ट्रक्चर मेंबर क्या है, फंक्शन। फंक्शन जो है वो स्ट्रक्चर मेंबर नहीं है। अनदर स्ट्रक्चर भी एरे भी है, और ये नन ऑफ द, मतलब कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, नहीं है, कैनॉट बी स्ट्रक्चर मेंबर। ये क्या है, एब्सोल्यूट मोड। इन विच एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन कौन करता है ये, एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग, देखो इन द एड्रेसिंग मोड वेयर द ऑपरेंड गिवन एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन इट रिफर टू द इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड जो है हमारा, इमीडिएट मोड जो हमारा एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन करता है। यहाँ पे पढ़ भी सकते हो आप, इन इमीडिएट मोड द ऑपरेंड एक्चुअली वैल्यू इज स्पेसिफाइड डायरेक्टली विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। दिस मीन्स दैट द इंस्ट्रक्शंस कंटेन द ऑपरेंड्स एक्चुअल वैल्यू रादर देन एड्रेस। वो जो हम लोग पढ़े थे आर्किटेक्चर में, रजिस्टर और फिर आपका ऑपरेंड से वैल्यू नहीं लेता, डायरेक्टली जो है इंस्ट्रक्शन देता है आर्किटेक्चर पे। इमीडिएट मोड और भी पढ़ सकते हो इसके अंदर, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। Which of the following are themselves a collections of different data type। डिफरेंट डेटा टाइप का कनेक्शन क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। क्योंकि ये स्ट्रिंग है, क्या है, ऑल ऑफ द मेंशन तो है ये, तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे स्ट्रिंग इन सी, स्ट्रिंग टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ अ कैरेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है, एरे मतलब str स्ट्रिंग नाम दे दो, और ये मान लो कि राहुल है, तो ये पूरा हो गया स्ट्रिंग, और इसके अंदर एक एक में जो है वर्ड है उसे हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर ईच एलिमेंट इन द एरे रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, वाइल स्ट्रिंग कैन कंटेन्स अ कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट टाइप, इट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स इन सी यूजर डिफाइंड। स्ट्रक्चर्स क्या है, यूजर डिफाइंड है, हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। टाइप दैट कंटेन्स वेरिएबल ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, बहुत अलग अलग डेटा टाइप का हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक स्ट्रक्चर बना हुआ, स्ट्रक्ट पर्सन नाम करके, कैरेक्टर नेम है, यहाँ पे एक कैरेक्टर है, फिर इंट एज है, फ्लोट है, इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। हियर स्ट्रक्ट पर्सन इज अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स वेरिएबल ऑफ टाइप्स कैर, इंट एंड फ्लोट। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स को हम लोग यूज करके वो बना सकते हैं, ठीक है। कैर इज अ डेटा टाइप है, इनसे रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे राहुल है तो ये एक कैरेक्टर हो गया, तो सिंगल रिप्रेजेंट है, सिंगल है, सिंगल रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर। वाइल इट यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स, इट नॉट इनहेरिटली अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ईच कैर वेरिएबल रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। सिंपल से बहुत सारी इजी चीज है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। हाँ, परसेंट आई का क्या बोल, फॉर्मेट आइडेंटिफायर किसका, अगर आप लोगों ने सी पढ़ा होगा तो इंट का जो है परसेंट आई होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज थी ये, बहुत ज्यादा चीज है नहीं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कैन बी डिराइव्ड बाय स्ट्रक्ट भी, टाइप भी, एनएम भी। यूजर डिफाइंड मतलब जो हम लोग कर सकते हैं, एरे को जैसा डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वो होता है यूजर डिफाइंड। तो ये सारे हैं, तो ये आंसर ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा। कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन। तो क्या होता है, असेंबलर जो है ये कन्वर्ट करता है। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हो, डिटेल में दिया गया, आप आराम से इसे पढ़ो और फिर देखो। ट्रांसलेटर फॉर लॉ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म क्या होता है, असेंबलर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, असेंबलर हो जाएगा। वहाँ पे भी बहुत चीज़ है नहीं, वहाँ पे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वही सेम ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अर्थमेटिक ऑपरेशन। ए इंटू भी अर्थमेटिक है, ए डिवाइड वाला भी अर्थमेटिक है, ए इंटू और ए मॉडुलो भी अर्थमेटिक है। तो ये तो अर्थमेटिक है, ये अर्थमेटिक नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा।
ठीक है। चलिए, इन द केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड ऑपरेंड्स क्या है, पुश डाउन स्टैक। पुश डाउन स्टैक जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन कोड फील्ड प्रेजेंट इन क्या होता है, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन कोड फील्ड इज इन प्रेजेंट इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑपरेशन कोड फील्ड इज प्रेजेंट इन क्या होता है, मैग्नेटिक डिस्क। ये मैग्नेटिक डिस्क इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो इतना तो हम लोगों ने करवा दिया लगभग। अभी अब कंप्यूटर में आपको किस पे फोकस करना है, एक कन्वर्जन वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है, एक थोड़ा सा आउटपुट वाले क्वेश्चन पे फोकस करना है। सारी चीज दिया हुआ है ऐप पे जाकर के आप लोग देख सकते हो। ये सब क्वेश्चंस मैंने उठाया भी है कि बहुत सारे बच्चे भेजे थे मेरे को, ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे अलग अलग मतलब इकट्ठा कर करके भेजे थे कि ये क्वेश्चंस है, आप करवा सकते हो। तो ये क्वेश्चंस मैंने उन्हीं लोगों से उठाया था, व्हाट्सएप पे बहुत सारे भेजते रहते थे कंप्यूटर के, ये लैंग्वेज और फिर हमारा जो है क्या बोलते हैं इसे, नंबर सिस्टम का जो भी था। तो सारे बच्चे ने जो भेजा था मैंने उसी को यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो इतना था, हम लोगों ने बहुत सारे 3 पार्ट में जो कवर कर लिया। बहुत हद तक जो है कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब तीनों को अच्छा देखो और कमेंट करो। अगर रीजनिंग का भी चाहिए तो मैं जल्द से जल्द रीजनिंग का भी इसी टाइप का वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। अगर टाइम है नहीं ज़्यादा तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगा कि रीजनिंग का भी मैं आप लोगों को दे दूं। और कोई भी नीचे डाउट है, अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भैया मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्ट देखो सीनियर्स का क्या कहते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको देना ही है, देना हर हाल में देना है। तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, आप वहाँ से दे सकते हो, या फिर हमारे नंबर है 8804044754, इस पर आप कॉल कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।